हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभावी एजुकेशन हब में। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेबर कोड के बारे में। लेबर कोड 2020 में जो आया है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये बृहद तौर पे 4 कोड आए हैं। ठीक है, कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, इसके अलावा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, इसके अलावा है कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। ये 4 कोड आए हैं, इन चारों के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेबर कोड 2020 में ये 4 कोड, और ये चारों कोड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईपीएफओ के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईपीएफओ में इससे इन सबसे कितने क्वेश्चन आ जाएं कोई पता नहीं है। ठीक है, और किस कोड से आ जाए, कितना माइन्यूट इन्फॉर्मेशन पूछ ले पता नहीं है। इसलिए हम लोग बहुत ही बेहद तौर पे इनको अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और आप वहाँ पे जाके बड़े आसानी से आंसर को टिक कर पाओ। तो आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ये ज़रूरी है। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और बाकी अगर जैसे कि इंडियन पॉलिटी की आप तैयारी करना चाहते हो, या फिर इंडियन इकोनॉमी की, या फिर इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इन तीनों का बहुत ज़्यादा वेटेज है ईपीएफओ के एग्जाम में। इन तीनों को मैंने कवर कर रखा है। अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी करते हो तो 100% यहाँ पे बेनिफिशियल रहोगे। इन तीनों को कंबाइन करके मैंने ईपीएफओ के पर्सपेक्टिव से या सिविल सर्विस के पर्सपेक्टिव से तीनों का 20 दिन का कोर्स बनाया हुआ है। 20 दिन का एक कोर्स है जो कि प्लेलिस्ट में सजोया गया है। सारे वीडियोस को एक प्लेलिस्ट में डाला गया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले पेज में जाके इनको देख सकते हो। 20 डेज का ये प्लान है, जरूर देखना। साथ में इनके लिए नोट्स भी मैंने पीडीएफ के तौर पे डाल रखे हैं, नोट्स आप ले लेना और इसको कंप्लीटली देखना। तो चलो एक एक करके हम बात करेंगे, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जानते हैं लेबर कोड 2020 के थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं। लेबर कोड 2020 का थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानते हैं। थोड़े से इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो लेबर समझो, जो लेबर है ना, वो लेबर आता है किस लिस्ट में, तो ये आता है कंकरेंट लिस्ट में। कंकरेंट लिस्ट में ये आता है। 3 प्रकार के लिस्ट होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और लास्ट में आता है कंकरेंट लिस्ट। ये 3 प्रकार के लिस्ट होते हैं। सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेट करती है, इनमें कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। ठीक है, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेट करती है। स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट उस टॉपिक पे लॉ बनाती है, कानून बनाती है, लेजिस्लेट करती है। और जो कंकरेंट लिस्ट होता है, इस पे दोनों को पावर होता है, सेंट्रल और स्टेट लॉ दोनों बनाए जा सकते हैं। लेकिन जहाँ कॉन्ट्राडिक्शन होता है वो सेंट्रल वाला लॉ स्टेट वाले लॉ से ऊपर माना जाता है कंकरेंट लिस्ट के मामले में। ठीक है, तो ये लेबर आता है कंकरेंट लिस्ट में, पहली बात तो ये। तो अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 40 लॉज बनाए हैं लेबर के ऊपर, लगभग 40, और स्टेट गवर्नमेंट ने लगभग 100 लॉज लेबर के ऊपर बनाए हैं। तो टोटल आपको लगभग 140 लॉज के आसपास मिल जाता है, लेबर सब्जेक्ट के ऊपर लॉज आपको मिल जाते हैं। 40 है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई, और लगभग 100 है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई लॉज। ठीक है, ये सारे जो लॉज है ना, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये सारे लॉ जो हैं वो हो सकता है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से कुछ है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, इसके अलावा वर्किंग कंडीशन से भी रिलेटेड कुछ लॉ हैं।
इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी से भी रिलेटेड कुछ लॉज हैं, इसके अलावा वेजेज से रिलेटेड कुछ लॉ है, ठीक है। ये सारे लॉज इतने सारे थे, लेकिन अब क्या जरूरत पड़ी कि अब लेबर कोड लाना जरूरी हो गया था। लेबर कोड 2020 क्यों आया? जब इतने 140 के आसपास लॉ थे तो क्या जरूरत पड़ गई भाई कि लेबर लॉ लाया जाए? तो लेबर लॉ लाने की जरूरत इसलिए पड़ी बिकॉज एक कमीशन बैठी थी जिसका नाम था सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर। सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर। ये कब बैठी थी? ये कमीशन का गठन हुआ था 2002 में। ये कमीशन ने स्टडी किया काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, और इसने पाया कि जो एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स है, आर्काइक प्रोविजंस है उसमें, और कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट है अगर उनके डिफिनीशन की बात करें। तो ये पार्टिकुलर जो सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर था, इसने बोला कि दीज लॉज आर वेरी कॉम्प्लेक्स, बोला कॉम्प्लेक्स है काफ़ी ज़्यादा, आर्काइक है नेचर में, और डिफिनीशन इसका क्लियर नहीं है, ठीक है, नो क्लियर डिफिनीशन, ठीक है। ये सब बोलने के बाद ऑब्वियस सी बात थी कि अब तो इतना कुछ बोल दिया सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने, तो डेफिनेटली प्रपोजल तो आना ही था, नए कोड तो आने ही थे। सो टू इम्प्रूव द ईज ऑफ कंप्लायंस एंड इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन लेबर लॉ, द सेकेंड जो नेशनल कमीशन था, नेशनल कमीशन ऑन लेबर, इसने रिकमेंड किया कि कंसोलिडेट किया जाए सेंट्रल लेबर लॉज को ब्रॉडर ग्रुप्स में। इसने कहा कि आप 5 ग्रुप बनाइए और इसमें जितने भी लॉ हैं इनको सेग्रीगेट कीजिए सेंट्रल लॉज को। इसने बोला कि एक ग्रुप में आप इंडस्ट्रियल रिलेशन डालिए, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक ग्रुप बनाइए, दूसरा ग्रुप बनाइए आप वेजेस के ऊपर, तीसरा ग्रुप इसने बोला कि सोशल सिक्योरिटी के ऊपर बनाइए, चौथा ग्रुप बोला सेफ्टी के ऊपर बनाइए, और पांचवा बोला वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन के ऊपर बनाइए, वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन के ऊपर बनाइए, ठीक है। ये सजेशन आया सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर जो कि 2002 में बैठी थी। बोला कि इतने ज़्यादा जो सेंट्रल लॉज हैं इनको सेग्रीगेट करने की ज़रूरत है और 5 ग्रुप में बांट देना चाहिए। अब इनके सजेशन को 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक्सेप्ट किया और 4 बिल लेके आए। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने 2019 में 4 बिल्स लेके आए ताकि कंसोलिडेट किया जा सके। टोटल 29 जो सेंट्रल लॉज थे उनको कंसोलिडेट करके 4 बिल ये लोग लेके आए। ये 4 बिल थे कौन कौन से? तो यही जो शुरू में मैंने बताया था, कोड ऑन वेजेस के ऊपर, इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऊपर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ऊपर, तीसरा जो था वो सोशल सिक्योरिटी के ऊपर, और चौथा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन के ऊपर। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, ठीक है, वर्किंग कंडीशन, इनके ऊपर ये 4 कोड ये लेके आए। इन 4 कोड में से जो कोड ऑन वेजेस था, कोड ऑन वेजेस वो 2019 में ही पास हो गया, 2019 में ही वो पास हो गया पार्लियामेंट के द्वारा पास हो गया। लेकिन जो अदर जो बिल थे वो 3 जो अदर बिल थे वो स्टैंडिंग कमिटी ऑन लेबर को रेफर किया गया और बाद में 2020 में वो भी पास हो गया। तो एक एक करके इनको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोड ऑन वेजेस 2019 के बारे में। कोड ऑन वेजेज
2019 के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नोटिफाई किया था। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये देख लो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने नहीं किया इसको, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये पूछा जा सकता है आपसे कि किसने इसको नोटिफाई किया था, कोड ऑन वेजेस 2019 को। तो इसको नोटिफाई किया था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने 2019 में। ठीक है, और इसको 8 अगस्त 2019 को ये कोड ला दिया गया था। ये कोड 8 अगस्त 2019 को ला दिया गया था। इस कोड में जो बृहत प्रावधान है वो ये है कि इसने कंसोलिडेट किया लॉज रिलेटिंग टू वेजेस एंड बोनस एंड मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल देयर टू सबसम द प्रोविजन ऑफ, टोटल 4 लॉ को इसने 4 लॉज को कंसोलिडेट किया जो इस प्रकार से हैं। किसको किसको मिलाया गया, तो द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पहला पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 इसको, दूसरा द मिनिमम वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट। ठीक है, ये कब का है, 1948 का। इसके अलावा तीसरा द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, और लास्ट जो इसमें कंसोलिडेट किया वो था द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। इन चारों को मिलाकर कोड ऑन वेजेस बना दिया गया है। इन चारों को मिलाकर कोड ऑन वेजेस बना दिया गया है। द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1946। अब देखो वेज पे 2 यहीं पे आपको दिख रहा है, तो एक क्यों ना कर दिया जाए। द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 और द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, इन सबको मिला के कोड ऑन वेजेस बना दिया गया। तो एक सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कोड ऑन वेजेस एक्ट में इनमें से कौन सा मिलाया गया या फिर इनमें से कौन सा नहीं मिलाया गया। तो ये चारों की जानकारी आपको होनी चाहिए। 2 तो वेज से रिलेटेड है, एक तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, दूसरा मिनिमम वेजेस एक्ट, ये तो आपको याद ही रहेगा। बोनस वाला भी इसी में है, और इक्वल रिम्यूनरेशन, ये सब वेज से ही रिलेटेड है। ठीक है, इनको मिला के कोड ऑन वेजेस बनाया गया है। अब हम देखेंगे इसके हाइलाइट्स के बारे में। ठीक है, कोड ऑन वेजेज के हाइलाइट्स के बारे में, इसमें क्या क्या प्रावधान है उनके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें जो पॉइंट निकल के आता है वो आता है यूनिफॉर्म अप्लीकेबिलिटी की। मतलब ये जो कोड है ना, ये अप्लाई होगा सबके ऊपर, यूनिफॉर्म अप्लीकेबिलिटी है इसकी। ठीक है, ठीक है, यूनिफॉर्म अप्लीकेबिलिटी है। कैसे, The Payment of Wages Act is applicable to employee drawing wages equal to or below a statutory limit, and Minimum Wages Act is applicable only to scheduled employments। देखो, 2 जो पुराने वाले वेजेस एक्ट थे, जैसे कि द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ये किस पे लागू होता था। द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो 1936 वाला था, ये अप्लीकेबल था एम्प्लॉयज जो वेज इक्वल या फिर उससे नीचे एक स्टैट्यूटरी लिमिट दी गई थी, उसके नीचे या फिर उसके ऊपर ड्रॉ करते थे, उसी के ऊपर लागू होता था। एक स्टैट्यूटरी लिमिट दी गई थी, ठीक है, लिमिट दी गई थी, उसी के ऊपर लागू होता था। उसी के मतलब मान लो कि 10,000 है तो 10,000 के ऊपर ही लागू होगा, इससे नीचे तक लागू होगा, इसके ऊपर नहीं लागू होगा। द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कई सारे लोगों को एक्सक्लूड कर देता था। इसके अलावा जो मिनिमम वेजेज एक्ट है, जो वेजेज एक्ट है 1948 वाला, वो अप्लीकेबल होता था ओनली शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स के ऊपर,
शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स के ऊपर, नॉन शेड्यूल्ड के ऊपर नहीं होता था, ओनली शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर होता था। इसका मतलब कि नॉन शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट वाले लोग इससे बाहर हो जाते थे। इसका मतलब कि नॉन शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट वाले लोग इससे बाहर हो जाते थे। शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट होता क्या है? शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो है एम्प्लॉयमेंट अंडर एनी लोकल अथॉरिटी, ठीक है। इन्होंने बना रखा है कि कहाँ कहाँ बंदे काम करेंगे तो वो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट होगा। या फिर कोई बंदा काम कर रहा है कंस्ट्रक्शन या फिर मेंटेनेंस ऑफ रोड्स में, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ऑफ रोड में अगर कोई काम कर रहा है तो भी वो शेड्यूल्ड एम्प्लॉय कहा जाएगा। इसके अलावा बिल्डिंग ऑपरेशंस में काम कर रहा है, ठीक है। या फिर एम्प्लॉयमेंट है लैक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, लैक मैन्युफैक्चरिंग, इन सारे जगह पे अगर कोई बंदा काम कर रहा है उस शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में कहा जाता है। तो ये मिनिमम वेज ओनली शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट पे लागू होता था, नॉन शेड्यूल्ड पे नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म एप्लीकेशन किया जाएगा इसमें, कोड ऑन वेजेस ऑन 220, कोड ऑन वेजेस 2019 के अंतर्गत यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी होगी, चाहे वो कहीं भी काम कर रहा है, शेड्यूल्ड में, नॉन शेड्यूल्ड में, कहीं भी, ठीक है। इसके अलावा जो वेज कोड है ये कहता है कि हमारा जो प्रोविजन है वो टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस एंड मिनिमम वेजेस टू ऑल एम्प्लॉयज इररेस्पेक्टिव ऑफ वेज सीलिंग एंड सेक्टर्स, ठीक है। कोड ऑन वेजेस जो है वो कहता है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ वेज सीलिंग, चाहे कितना भी हो, कम हो ज़्यादा हो, सबके ऊपर ये लागू होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेज सीलिंग, है ना, एंड मिनिमम वेजेस एंड सेक्टर्स, इररेस्पेक्टिव किसी भी सेक्टर में काम कर रहा है वो, चाहे माइनिंग में कर रहा हो, कंस्ट्रक्शन में कर रहा हो, कहीं भी, मतलब शेड्यूल्ड है नॉन शेड्यूल्ड है मतलब नहीं बनता, वेज सीलिंग कितनी भी हो मतलब नहीं बनता, ये सबके ऊपर लागू होगा। तो पहला तो यही यूनिफॉर्म एप्लीकेशन। दूसरा जो प्रावधान है कोड ऑन वेजेस 2019 में वो है यूनिफॉर्म डिफिनीशन ऑफ वेजेस, यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऑफ वेजेस। कहने का मतलब है कि वेज का डिफिनीशन पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में अलग था, मिनिमम वेजेस एक्ट में अलग था, और अलग होने की वजह से काफी ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन पहले होता था। अब क्या है, कोड ऑन वेजेस आ गया 2019, तो मिनिमम वेज का जो है डिफिनीशन एक कर दिया गया, यूनिफॉर्म कर दिया गया। द डिफिनीशन ऑफ वेजेस स्लाइटली वेरीड अक्रॉस पीडब्ल्यूए मतलब पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में अलग था थोड़ा सा, एंड मिनिमम वेजेस एक्ट में भी थोड़ा सा अलग था, और थोड़ा सा पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में भी अंतर था, ठीक है। एंड इसकी वजह से कई सारे लिटिगेशंस हुए, दिस रिजल्टेड इनटू लॉट ऑफ लिटिगेशंस, बिकॉज अगर डिफरेंस आएगा तो लोग क्या करेंगे, लोग तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे ही, दिक्कत तो आएगी ही। तो कई सारे लिटिगेशन हुए इसके वजह से। यही देख के कहीं ना कहीं एक जरूरत थी कि वेज कोड में कहीं ना कहीं सिंगल यूनिफॉर्म डिफिनीशन वेज का मिले, सिंगल यूनिफॉर्म डिफिनीशन वेज का मिले, और मिला भी, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन एंड पेमेंट ऑफ वेजेस टू एम्प्लॉयज, ठीक है। एज पर द वेज कोड, ये जो वेज कोड है हमारा, इसके हिसाब से वेजेस का अब क्या डिफिनीशन है। अब डिफिनीशन जो है वेजेस का, इसका मतलब है ऑल रिम्यूनरेशन वेदर बाय वे ऑफ सैलरी, अलाउंस और अदरवाइज expressed in terms of money and includes basic pay, dearness allowance and retaining allowance if any। तो देखो अब जो वेजेस है इसमें बोला गया, अब जो वेजेस है इसमें बोला गया कि all remuneration whether by way of, वो चाहे मतलब सैलरी से आए, सैलरी या तो सैलरी से आए, या फिर अलाउंस हो,
अलाउंस हो या फिर कुछ भी हो इससे रिलेटेड, ठीक है। और ये मनी के टर्म्स में हो, मनी के टर्म्स में हो, इंक्लूड्स बेसिक पे, मतलब बेसिक पे आपका, ठीक है। अब सैलरी में क्या होगा, बेसिक पे तो होगा, साथ में क्या होगा, डीए होगा, डियरनेस अलाउंस, एंड बाकी कुछ अगर दूसरा अलाउंस है तो वो भी रिटेन किया जाएगा, ठीक है। तो एक वेज का क्लियर कट डिफिनीशन अब आपको मिल चुका है कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019 में। So the wage code lays down the list of exemption which do not form part of term wages, which inter alia includes the value of house accommodation। कई सारी चीज़ों को वेज से अलग कर दिया गया है, जैसे कि हाउस अलाउंस, हाउस एकोमोडेशन का जो अलाउंस है, हाउस एकोमोडेशन उसको वेज नहीं माना जाएगा। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसको भी वेज नहीं माना जाएगा। मान लीजिए आप एक गवर्नमेंट वर्कर है या फिर एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपको हाउस एकोमोडेशन दिया गया, तो क्या वो वेज में काउंट होगा? नहीं। आपको इलेक्ट्रिसिटी भी दी गई है, तो क्या वो वेज में काउंट होगा? नहीं होगा। तो ये एक्सक्लूजन है, ठीक है। हाउस एकोमोडेशन नहीं काउंट होगा, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं काउंट होगी। इसके अलावा वाटर, हाउस रेंट अलाउंस, बोनस पेएबल अंडर एनी लॉ, ठीक है, वाटर सब लिख देता हूँ मैं, वाटर, हाउस रेंट अलाउंस वो भी आपका वेज में काउंट नहीं होगा, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस भी आपका वेज में काउंट नहीं होगा। साथ में बोनस पेएबल अंडर एनी लॉ, कोई बोनस आपको मिलना है वो भी वेज में काउंट नहीं होगा, ठीक है, वो भी आपके वेज में काउंट नहीं होगा। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन, आप मान लो आपका कुछ कटता है अमाउंट, कंट्रीब्यूट करते हो पेंशन में, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन वो भी आपका वेज में काउंट नहीं होगा, ठीक है। वो भी आपका, अगर आप पेंशन या फिर प्रोविडेंट फंड में डालते हो, प्रोविडेंट फंड में भी जो पैसा जाता है वो भी आपका वेज में काउंट नहीं होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें वेज में काउंट नहीं होंगी, है ना। इसके अलावा मान लो कुछ आपने स्पेशल एक्सपेंस किया है, वो भी वेज में काउंट नहीं होगा। वेज में कुछ और भी चीज़ें नहीं काउंट होगी। मान लो कोई आपने स्पेशल एक्सपेंडिचर आपके ऊपर किया गया है, वो भी नहीं काउंट होगा, है ना। मिला जुला के ग्रेच्युटी भी, ग्रेच्युटी भी आपका वेजेस में काउंट नहीं होगा। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, रिट्रेंचमेंट, मान लो आपको नौकरी छुड़ा दी गई, नौकरी से बाहर निकाल दिया गया, तो उसका जो कंपनसेशन मिलता है वो भी आपके वेज में काउंट नहीं होगा, वो भी वेज के डिफिनीशन से बाहर है। रिटायरल बेनिफिट ये भी आपके वेज से बाहर है। तो कई सारी चीज़ें वेज से बाहर कर दी गई हैं, सारी चीज़ें वेज से बाहर कर दी गई हैं, ठीक है। ये आपको मोटा मोटी पता होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, ये जो एक्सक्लूजन है, जो एक्सक्लूजन मैंने आपको बताया, मान लीजिए ये सब एक्सक्लूजन मिला के, जैसे कि ग्रेच्युटी, रिट्रेंचमेंट, एक्स ग्रेटिया, रिटायरल बेनिफिट, ये सब वेजेस में नहीं काउंट हो रहा है। अगर ये सब वेजेस में काउंट नहीं हो रहा है और इसका जो परसेंटेज है आपका टोटल, जो आपका रिम्यूनरेशन है, मान लो जितनी सैलरी है आपकी, टोटल जो रिम्यूनरेशन है, सैलरी, रिम्यूनरेशन को यहाँ पे सैलरी समझो, अगर ये एक्सक्लूजन मोर देन 50% हो जाता है, मोर देन 50% हो जाता है, या फिर एक कोई एक्सक्लूजन लिमिट जो सरकार बताती है, एक्सक्लूजन लिमिट, ठीक है, या तो ये 50% क्रॉस कर जाए, या फिर एक्सक्लूजन लिमिट मान लो सरकार ने बोला कि 40% एक्सक्लूजन लिमिट रहेगा, इसके ऊपर क्रॉस कर जाती है, तो जितना मान लो 52% हो जाती है, तो ये जो 2% है ना, ये आपको वेज में काउंट होगा। मतलब मोर देन 50% से अगर ज़्यादा होता है तो वो वाला अमाउंट आपके वेज में काउंट होगा, ठीक है। अगर जो एक्सक्लूजन वाली जो चीज़ें हैं, जैसे कि
स्पेशल एक्सपेंडिचर, ग्रेच्युटी, रिटायरल बेनिफिट, ये सब क्रॉस कर जाए 50% आपका टोटल रिम्यूनरेशन का, तो उस जितना अमाउंट ज़्यादा होता है, क्रॉस करता है, वो आपके वेज में काउंट होगा। ये स्पेसिफिक चीज़ है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है, क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है। ठीक है, कि जो एक्सक्लूजन लिमिट से ऊपर का अमाउंट क्या वेज में काउंट होगा, क्या उसको ट्रीट किया जाएगा वेज की तरह? तो जी हाँ, एक्सक्लूजन लिमिट के ऊपर वाले अमाउंट को वेज में ट्रीट किया जाएगा। ये सीधा एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हमने 2 पॉइंट डिस्कस किया, यूनिफॉर्म अप्लीकेबिलिटी एंड यूनिफॉर्म डिफिनीशन ऑफ वेज। अब हम तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, कोड ऑन वेजेस। <clears throat> 2019 के ऊपर तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है द डिस्टिंक्शन बिटवीन एम्प्लॉय एंड वर्कर, डिफरेंस। अगर मैं कहूँ कि डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉय एंड वर्कर, ये क्लियर कर दिया गया कि कौन लोग एम्प्लॉय कहे जाएंगे और कौन लोग वर्कर कहे जाएंगे। इस कोड में बिल्कुल क्लियर, काफी पहले वेग था, पहले जो प्रोविजन थे उसमें ये सारी बातें क्लियर नहीं थी, लेकिन अब इस कोड ऑन वेजेस 2019 में ये सारी चीजें क्लियर कर दी गई, कौन लोग एम्प्लॉय कहे जाएंगे और कौन से लोग वर्कर कहे जाएंगे। ठीक है, इसमें बिल्कुल क्लियर कट एक सेपरेट डिफिनीशन दिया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एम्प्लॉय कौन कहा जाएगा, एम्प्लॉय कौन कहा जाएगा और वर्कर कौन कहा जाएगा। ठीक है, दोनों चीजों पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो एम्प्लॉय है वो एक ब्रॉड डिफिनीशन है, ये एक ब्रॉड डिफिनीशन है, मतलब कि एम्प्लॉय का जो टर्म है काफी बड़ा है, वर्कर का जो टर्म है वो एक नैरो कॉन्सेप्ट है, ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है। कैसे, अभी पता चल जाएगा आपको। ठीक है, दूसरी बात कि एम्प्लॉय होता कौन है, एन एम्प्लॉय अंडर द वेज कोड इज एनी पर्सन employed other than apprentice, employed other than apprentice on wages, other than apprentice on wages by an establishment। अब इसमें कौन कौन से लोग आए, देखो अप्रेंटिस वाला कभी भी एम्प्लॉय नहीं कहा जाएगा, लेकिन जो लोग बाकी लोग अप्रेंटिस के अलावा जो भी किसी पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय किए गए हैं, चाहे वो स्किल्ड हो या फिर सेमी स्किल्ड हो या फिर अनस्किल्ड हो या फिर मैनुअल काम करे, मैनुअल लेबर हो, ऑपरेशनल हो, सुपरवाइजर हो, सुपरवाइजर हो, सुपरवाइजरी काम कर रहा है, मैनेजरियल काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहा है, टेक्निकल, क्लैरिकल, टेक लिख देता हूँ, क्लर्क लिख देता हूँ। ठीक है, ये कोई भी बंदा है, चाहे हायर किया गया है और रिवार्ड किया जा रहा है, ये सब जो है एम्प्लॉय कहे जाएंगे, ये सारे लोग एम्प्लॉय कहे जाएंगे एक्सेप्ट अप्रेंटिस वाला ध्यान रखना। यहाँ पे वर्कर कौन कहा जाएगा, अब इधर तो हमने एम्प्लॉय को देख लिया, वर्कर कौन कहा जाएगा। सो द वर्कर इज एनी पर्सन एक्सेप्ट एन अप्रेंटिस, यहाँ भी एक एक्सेप्ट मतलब क्रॉस कर देता हूँ, एक्सेप्ट अप्रेंटिस, अप्रेंटिस वाला यहाँ वर्कर नहीं कहा जाएगा, एक्सेप्ट अप्रेंटिस। ठीक है, employed in any industry to do any manual, यहाँ भी मैनुअल वाला हो, मैनुअल वाला बंदा भी कहा जाएगा, ये भी वर्कर कहा जाएगा, या फिर अनस्किल्ड हो, स्किल्ड हो, अनस्किल्ड, स्किल्ड। ठीक है, या फिर टेक्निकल, ऑपरेशनल क्लर्क, टेक ऑपरेशनल क्लर्क, या फिर सुपरवाइजर, ये सारे कहे जाएंगे। इसके अलावा कुछ और लोग जैसे कि जर्नलिस्ट, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय,
जर्नलिस्ट, सेल्स पर्सन, ये लोग भी वर्कर की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन कुछ लोग वर्कर की कैटेगरी में नहीं आते हैं। वो लोग कौन कौन से हैं? जो लोग, ये देखो, जो लोग वर्कर की कैटेगरी में कौन से नहीं आएंगे, क्रॉस कर देता हूँ। जो लोग मैनेजरियल काम कर रहे हैं, मैनेजरियल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में, एडम कैपेसिटी, मैनेजरियल या फिर एडम कैपेसिटी, या फिर सुपरवाइजर हो, कोई सुपरवाइजरी कैपेसिटी में काम कर रहा है, एंड जिसकी सैलरी 15,000 से ज्यादा हो, जिसकी सैलरी 15,000, मैनेजर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, सुपरवाइजरी, मोर देन 15,000 से ज्यादा हो, ठीक है, मोर देन 15,000 हो, तो वो वर्कर नहीं कहा जाएगा। हो सकता है ये अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिसाइड करे, 15,000 और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड हुई कोई भी मतलब सैलरी इससे ऊपर होगा तो ये वर्कर नहीं कहा जाएगा। यहाँ पे सारे लोग थे एम्प्लॉय, यहाँ पे मैनेजर भी थे, चाहे कितनी सैलरी हो, एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, टेक्निकल क्लर्क सारे थे। लेकिन यहाँ पे मैनेजर, एडम कैपेसिटी वाले लोग, सुपरवाइजर जो 15,000 से ज़्यादा सैलरी लेते हैं, सुपरवाइजर जो है 15,000 से ज़्यादा सैलरी लेता हो, वो भी इसमें कहीं ना कहीं काउंट नहीं किया जाएगा वर्कर में। मैनेजरियल कैपेसिटी में जो काम कर रहा है, चाहे उसकी सैलरी कितनी भी हो, वो काउंट नहीं किया जाएगा एज ए वर्कर। एडम कैपेसिटी में भी काम कर रहा है, चाहे सैलरी जितनी भी हो, वो काउंट नहीं किया जाएगा एज ए वर्कर। तो ये एक एम्प्लॉय एंड वर्कर का जो डिफिनीशन है, क्लियर कट डिफिनीशन है, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, कोड ऑन वेजेस हम डिस्कस कर रहे थे। कोड ऑन वेजेस 2019, इसमें हमने 3 पॉइंट देख लिया। चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट रिलेटेड है मिनिमम वेजेस से, मिनिमम वेजेस से रिलेटेड है। अब देखिए पहले क्या था, जो एक एक्ट था मिनिमम वेजेस एक्ट, उसमें प्रिस्क्राइब किया गया था मिनिमम वेज ओनली इन रिलेशन टू द शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। ये मैंने आपको बताया था अभी, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट वाले लोगों को ही मिलता है, पहले मिलता था। अब इस कोड में सबको मिलने लग गया है, ये कोड ने सबको दे दिया है मिनिमम वेज। और एक और चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे निकल के आई है कि फ्लोर वेज डिसाइड किया जाएगा। फ्लोर वेज ये कौन डिसाइड करेगी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट सबके लिए एक फ्लोर वेज डिसाइड करेगी। मिनिमम जो होगा वो फ्लोर वेज होगा, ठीक है। इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फिक्स करेगी, ठीक है, फ्लोर वेज। ये फिक्स किया जाएगा क्या सोच के, इसके पीछे सोच क्या रहेगी फ्लोर वेज? तो भाई मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड, मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड, मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड को ध्यान में रख के फ्लोर वेज डिसाइड करेगी कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपसे सीधा सवाल पूछा जाएगा, फ्लोर वेज कौन डिसाइड करेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाना वहां पे। अब ये जो फ्लोर वेज जो है डिसाइड हो गया मान लो, ठीक है, ये फ्लोर वेज जो डिसाइड हो गया, ये ज्योग्राफिकली डिफरेंट लोकेशन के लिए डिफरेंट भी होगा, ठीक है। डिफरेंट लोकेशन के लिए मान लो कि एक जगह पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग है, दूसरी जगह पर अलग है, वहाँ के खर्च अलग है, वहाँ की डेमोग्राफी अलग है, तो डिफरेंट जगह के लिए डिफरेंट होगा। और ये जो फ्लोर वेज सरकार डिसाइड कर देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको किसी भी सर्कमस्टांस में, किसी भी सर्कमस्टांस में स्टेट गवर्नमेंट को इसके नीचे सैलरी नहीं देनी है। मिनिमम वेज इसके नीचे डिसाइड नहीं किया जा सकता है। कांट गो बिलो फ्लोर वेज, फ्लोर वेज के नीचे स्टेट गवर्नमेंट नहीं जा सकती है। एक और चीज है यहाँ पे, अगर मान लो कि जो मिनिमम वेज है फिक्स किया है किसी स्टेट गवर्नमेंट ने विदाउट फिक्सेशन ऑफ फ्लोर वेज, मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी फ्लोर वेज नहीं फिक्स किया है और इसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट ने कोई अपना मिनिमम वेज डिसाइड कर दिया, मिनिमम वेज डिसाइड कर दिया, और ये बाद में एक फ्लोर वेज आया,
फ्लोर वेज आया जो कि इस मिनिमम वेज से, मान लो ये मिनिमम वेज 400 रुपये था, ये उस समय तक डिसाइड नहीं हुआ था, लेकिन बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज 380 किया। तो ये जो 400 वाला है, ये स्टेट गवर्नमेंट इसको 380 नहीं कर सकती, मतलब इसको नीचे नहीं लाया जा सकता। अगर फ्लोर वेज सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया है और स्टेट गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज डिसाइड कर लिया, और बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्लोर वेज डिसाइड किया, जो कि उस समय के जब स्टेट ने मिनिमम वेज डिसाइड किया था उससे नीचे है, तो बाद में स्टेट गवर्नमेंट को राइट नहीं है कि इसको फिर से नीचे कर दे। ठीक है, ये इतना ही फिक्स हो जाएगा, ये भी एक प्रावधान है इसमें। ठीक है, इसके अलावा कुछ बातें और हैं मिनिमम वेज से रिलेटेड, जैसे कि ये जो मिनिमम वेज है इसको बार बार रिव्यू करना है, रिवाइज करना है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा इसको हर मिनिमम 5 साल में, मिनिमम 5 इयर्स में इसको रिवाइज कर देना है। मिनिमम 5 इयर्स में इसको रिवाइज करना है मिनिमम। ठीक है, मतलब कि 5 साल के अंदर कर ही देना है, मैक्सिमम 5 साल है। ठीक है, 5 साल से ऊपर नहीं हो सकता। मान लो मैं बिहार गवर्नमेंट हूँ, मैंने एक पर्टिकुलर डेट में 2021 में मैंने एक अपना मिनिमम वेज डिसाइड किया, और ये वेज अब मैं तब तक डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, मान लो 2026 आ गया, अब तक मान लो मेरे पास राइट है कि मैं रिवाइज ना करूँ, लेकिन इससे आगे अगर जाऊँगा तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कार्रवाई कर देगी। मतलब मिनिमम 5 साल के मैक्स 5 साल के अंदर इसको रिवाइज कर देना है। ये भी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अगला प्रावधान देखते हैं इसमें, कोड ऑन वेजेस 2019 में। अगला जो प्रावधान है इसमें ये है इक्वल रिम्यूनरेशन से रिलेटेड। इक्वल रिम्यूनरेशन से रिलेटेड याद करो, मैंने आपको जब बताया था कि चार जो पुराने वाले जो एक्ट थे उनको मिक्स किया गया है इसमें, तो उसमें चौथा जो एक्ट था द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट था 1976 वाला। अब इसको चूंकि मिला दिया गया है कोड ऑन वेजेस में, तो डेफिनेटली इस पे भी कुछ ना कुछ तो जरूर इस पे कोड आया होगा। तो इक्वल रिम्यूनरेशन जो है ये बिल्कुल सिमिलर टू ERA। द वेज कोड प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ जेंडर, जैसा कि ERA में था, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 वाले में। इसमें क्या था कि कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया गया था ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर के, मान लो मैं एक महिला हूँ और एक पुरुष है, दोनों सेम काम कर रहे हैं, तो दोनों का जो रिम्यूनरेशन हो वो भी इक्वल होना चाहिए। ये ERA ने इंश्योर किया गया था, वो सेम चीज़ को कंटिन्यू किया गया है वेज कोड में भी। ठीक है, कंटिन्यू किया गया है। नॉट ओनली रिम्यूनरेशन में, एम्प्लॉयमेंट में भी, रिक्रूटमेंट में भी, और सेम वर्क के लिए सेम सैलरी मिलना चाहिए। ठीक है, ये इंश्योर किया गया है। एंड द वेज कोड इंश्योर नॉन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ऑल जेंडर्स, वाइल अंडर ERA द जेंडर्स वेर स्पेसिफाइड एंड लिमिटेड टू मेल एंड फीमेल ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। इसमें क्या है, वेज कोड में इसमें बोला गया है, पहले क्या था ERA में ओनली मेल और फीमेल वाला कॉन्सेप्ट था, इसमें बोला गया कि ऑल जेंडर्स, वो चाहे मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, जो भी हो, सबको इसमें इक्वल मिलेगा। तो मतलब ये काफ़ी बड़ा है, इससे बड़ा है। इसमें तो मेल फीमेल की ही बात की गई थी, इसमें ऑल जेंडर्स कवर किया गया है, वो चाहे मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर कोई भी हो। ठीक है, तो इक्वल रिम्यूनरेशन हमने डिस्कस किया। अब आगे बढ़ेंगे, छठा डिस्कस करेंगे हम, कोड ऑन वेजेस 2019 हम डिस्कस कर रहे हैं। छठा इसका प्रावधान पेमेंट ऑफ बोनस। पेमेंट ऑफ बोनस तो कोई बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन PBA के अलावा नहीं किया गया। जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट था उसके अलावा बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं किया गया। एंड प्रोविजंस जो है रिलेटेड टू कंप्यूटेशन ऑफ बोनस आर आल्सो कंसिस्टेंट विद द टर्म ऑफ PBA, बिल्कुल सेम ही है लगभग। Earlier the applicability is limited to employees drawing wages not exceeding 21,000 per month. Now under the wage code the appropriate government is empowered to fix the wage threshold for determining the applicability.
कहने का मतलब ये है कि पहले जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट था उसका एक लिमिट रखा गया था, उसका कहाँ अप्लीकेबल होगा, उसके लिए अप्लीकेबिलिटी के लिए एक पेमेंट का मैक्स लिमिट रखा गया था जो कि था 21,000। मतलब इससे ऊपर कोई बंदा ड्रॉ कर रहा था सैलरी, उसको पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में से बाहर कर दिया गया था, उसको बोनस नहीं दिया जाता था। लेकिन अब जो कोड आया है, कोड ऑन वेजेस, इसमें बोला गया है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी। अप्रोप्रिएट मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है या फिर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कितना जो थ्रेशोल्ड है वो फिक्स करना है। इसके अलावा द वेज कोड लिस्ट आउट द डिस्क्वालिफिकेशन फॉर रिसीविंग बोनस इन लाइन विथ पीबीए लाइक फ्रॉड। तो जैसा कि पीबीए वाला एक्ट था जिसमें कि जो बोनस था वो कहीं ना कहीं डिस्क्वालीफाई किया जाता था बंदे को, कोई कि उसको बोनस नहीं मिलेगा अगर वो फ्रॉड करता था, अगर वो नोटोरियस राइटर्स या फिर वायलेंट बिहेवियर दिखाता था, राइटर्स या फिर वायलेंट बिहेवियर दिखाता था, उसको बोनस नहीं देते थे ये लोग, या फिर चोरी करता था। वो सेम चीज इसमें कॉपी कर दी गई है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है इसमें, बस एक ही चेंज ये दिख रहा है जो 21,000 की जगह एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट थ्रेशोल्ड डिसाइड करेगी। इसमें कुछ एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन डाल दिया गया, थोड़ा बहुत एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन डाला गया है, जैसे कि डिसमिसल फ्रॉम सर्विस ड्यू टू कन्विक्शन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। डिसमिसल अगर किसी व्यक्ति का होता है फ्रॉम सर्विस, अगर उसने सेक्सुअल हरासमेंट के ग्राउंड पे उसको अगर नौकरी से निकाला जाता है तो उसको बोनस एक्ट से बाहर कर दिया जाएगा, उसको बोनस नहीं मिलेगा। ये एक एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन इस कोड में डाला गया है जो कि सीधा आपसे सवाल बन सकता है, बिकॉज ये एडिशनल है तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि क्या इसमें ऐड किया गया है। अगर पेमेंट ऑफ बोनस की बात करें तो कोड ऑफ वेजेस में डिसमिसल फ्रॉम सर्विस अगर कोई बंदे की हो जाती है सेक्सुअल हरासमेंट के ग्राउंड पे तो उसको बोनस नहीं दिया जाएगा। ये 6 बातें हमने 6 पॉइंट्स के देख लिए। 7वां पॉइंट देखते हैं, कोड ऑन वेजेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2019। इसका 7th पॉइंट देखते हैं। 7th पॉइंट क्या कर रहा है, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। ये एक नई चीज लाई गई है। पहले जो इंस्पेक्टर था वो काफी डेंजरस हुआ करता था, अब इसको फैसिलिटेटर बना दिया है, ठीक है। सो द erstwhile enactments had the concept of inspectors to carry out inspection and examination to ensure compliance of enactments। जो भी कोड जो कि लॉ थे उनको कंप्लाई कर रहा है कि नहीं, पहले के जो इंस्पेक्टर थे वो इंश्योर करते थे, उनका काम ही यही था। नाउ अब जब ये वेज कोड आ गया है तो चेंज क्या हुआ, क्या ये अब लोग इंस्पेक्ट नहीं करेंगे? करेंगे, अभी भी करेंगे। वेज कोड के बाद ये लोग अब भी करेंगे। इंस्पेक्टर रिजाइन जो है वो रिजाइन चेंज हुआ है, मतलब वो उतना स्ट्रिक्टली काम नहीं करेंगे। इंस्पेक्टर के जगह पे अब वो लोग इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर हो गए हैं। अगर मान लो थोड़ी बहुत चूक भी हो जा रही है किसी पर्टिकुलर कंपनी से, वो वेज कोड या फिर को नहीं फॉलो कर पाता है, तब भी उसको थोड़ा बहुत रियायत दिया जाएगा, ठीक है, वो फॉलो करवाया जाएगा। who shall be facilitated towards compliance and not just inspecting authority। बस इंस्पेक्टर नहीं, ये फैसिलिटेटर भी बन गया है, ठीक है। तो ये एक चेंज आया है। एंड इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयर एन अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई द नॉन कंप्लायंस। मान लो कोई एम्प्लॉयर है जो कि उससे गलती हो गई, उसने कोई पर्टिकुलर लॉ फॉलो नहीं किया, कोड ऑन वेजेस पर्टिकुलर कोई उसने वायलेट कर दिया, उसको एक चांस दिया जाएगा इस पर्टिकुलर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के द्वारा, ठीक है, आप इतने समय में इसको सही कर दो, रेक्टिफाई कर दो, मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा, ठीक है, ऐसा होगा। स्पेसिफाइड टाइम दिया जाएगा बिफोर इनिशिएटिंग एनी प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग। उसके बाद भी अगर नहीं करता तो डेफिनेटली एक्शन तो होना ही है। इसके अलावा द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में ले डाउन एन इंस्पेक्शन scheme which may also provide for generation of web-based inspection and polling of information relating to the inspection। अब इसको थोड़ा सा वेब से जोड़ दिया कि भाई
जो भी इंस्पेक्शन का स्कीम होगा, वो जो भी सरकार डिसाइड करेगी, उसको इंस्पेक्टर को इंस्पेक्ट करके उसको वेब पे भी डाल देना, मतलब इंटरनेट पे भी डाल देना, ताकि काफ़ी मतलब वो ऑनलाइन हो जाए, जिससे कि ऑनलाइन होती है चीज़ें तो गुड गवर्नेंस आता है, गुड गवर्नेंस आता है। ठीक है, तो ये 7 नंबर हमने देख लिया। अब 8वां देखेंगे, कोड ऑन वेजेस 2019 हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, 8वां पॉइंट देखते हैं इसको। 8th जो पॉइंट है वो है टाइम बाउंड रिजोल्यूशन ऑफ क्लेम्स। टाइम बाउंड रिजोल्यूशन ऑफ क्लेम्स, ये क्या है भैया? तो देखिए, तो जो बेसिकली जो पहले मिनिमम वेज कोड है, इसने एक लिमिटेड टाइम पीरियड 3 साल का प्रोवाइड किया है। 3 साल का एक टाइम पीरियड इसने प्रोवाइड किया है क्लेम फाइल करने के लिए बाय एन एम्प्लॉय अगेंस्ट एग्जिस्टिंग इनएक्टमेंट्स। ठीक है, 3 साल का एक टाइम लिमिट। मान लीजिए कि मेरा बोनस से रिलेटेड, इसको ऐसे समझिए, वो उसमें किताब में तो काफी डिफिकल्ट, मान लीजिए मेरा बोनस से रिलेटेड कोई क्लेम है। ये क्लेम मेरा आज हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। अब मैं क्या इस क्लेम को कब तक क्लेम कर सकता हूँ? तो इस क्लेम को मैं मैक्स 3 साल तक क्लेम कर सकता हूँ, उसके बाद मैं क्लेम नहीं कर सकता। ये टाइम बाउंड रिजोल्यूशन एक दिया गया है फाइलिंग ऑफ क्लेम के लिए। फाइल करने के लिए मुझे 3 साल के अंदर ये फाइल कर देना होगा। ठीक है, सो द डिस्प्यूट ऑफ फिक्सेशन ऑफ बोनस और एलिजिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ बोनस बी डीम्ड टू बी कंसीडर्ड एज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। बोनस से रिलेटेड मेरा जो भी क्लेम से रिलेटेड कोई इशू है, उसको अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट भी कहा गया है कि ये एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाएगा। ठीक है, इसको एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाएगा। And an employee or any registered trade union, registered of which the employee is member, or the inspector cum facilitator can file an application for claim under wages code before the notified authority. The authority shall decide the claim within a period of 3 months. अब देखो, इसको फाइल करने के लिए या तो मैं खुद फाइल कर दूं एज ए एम्प्लॉय, या फिर इंस्पेक्टर को मैं बताऊं इंस्पेक्टर फाइल करे, या फिर मैं अपने मान लो किसी में ट्रेड यूनियन का मेंबर हूं तो उसको बोलूं तो वो फाइल करेगा। ये एक पर्टिकुलर नोटिफाइड अथॉरिटी को फाइल करना पड़ेगा। वो नोटिफाइड अथॉरिटी के पास 3 महीने है, 3 महीने के अंदर उसको सेटल करना होगा इस क्लेम को। ठीक है, और मान लो इसने कुछ सेटल कर दिया, कुछ इसने वर्डिक्ट दिया इस नोटिफाइड अथॉरिटीज ने, और इससे मैं खुश नहीं हूं, तो क्या मैं अपील कर सकता हूं? जी हाँ, मैं अपील भी कर सकता हूं। अपील्स आर टू बी फाइल्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज। अब ये जब डिसीजन आया, इसके 3 मंथ यानी 90 डेज के अंदर मुझे अपील फाइल कर देनी है। अगर नहीं किया तो फेल हो जाऊंगा मैं, है ना। विच द एपेलेट अथॉरिटी विल इंडेवर टू डिस्पोज देम इन अनदर 3 मंथ्स। इसके बाद इसको, जिसको मैं अपील फाइल करूंगा, जो कि एक अपेलेट बॉडी होगी, उसके पास भी इसके बाद 3 महीने का टाइम होगा। 3 महीने के अंदर ये भी इसको डिस्पोज ऑफ करना होगा। ठीक है, and claims are to be recovered as areas of land revenue and remit the same to authority for payment on the concerned employee। मान लो सेटल हो गया मैटर, तो मान लो मैं ही एक एम्प्लॉय हूँ, मैंने ही फाइल किया, तो मुझे ये पैसा मिल जाएगा, है ना। तो ये सारा प्रोसीजर है टाइम बाउंड रिजोल्यूशन ऑफ क्लेम। 3 साल पहले, फिर से बता देता हूँ, 3 साल के लिए है। 3 साल के अंदर आपको फाइल कर देना है। फाइल मैं कर सकता हूँ, मैं अपने ट्रेड यूनियन को बोल सकता हूँ, या फिर इंस्पेक्टर को बोल सकता हूँ, वो भी फाइल कर सकता है मेरे बिहाफ पे। और ये जो बोनस से रिलेटेड जो क्लेम है, अब ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना गया है। एक नोटिफाइड अथॉरिटी को मैं फाइल करूंगा, नोटिफाइड अथॉरिटी के पास 3 महीने का टाइम होगा। ये अपनी वर्डिक्ट देगी। अगर इस वर्डिक्ट से भी मैं खुश नहीं हूँ तो मुझे और 30-90 दिन मिलेंगे, ताकि मैं एक अपील फाइल कर सकूँ अपेलेट बॉडी में। अपेलेट बॉडी में जब मैं अपील फाइल करूंगा तो उस बॉडी के पास भी 3 महीने का टाइम है वर्डिक्ट देने के लिए, और उसके बाद अल्टीमेटली मुझे जो भी डिसीजन है मानना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स ऑल। कोड ऑन वेजेस में 8वां प्रोविजन यही था। कोड ऑन वेजेस में 9वां प्रोविजन देखते हैं। कोड ऑन वेजेस 2019 का 9th प्रोविजन देखते हैं।
ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज। अब मान लो कोई फॉलो नहीं कर रहा है, मान लो कोई इंडस्ट्री है, कोई स्टैब्लिशमेंट है, वो इन सारे कोड को फॉलो नहीं कर रही, इन सब कोड में लिखी गई बातों को फॉलो नहीं कर रही है, उसको क्या सजा मिलेगी, ऑफेंस क्या है, पेनाल्टी क्या है। सो अनलाइक द प्रोविजंस ऑफ अर्लियर इनैक्टमेंट्स, जो पुराने वाले लॉ थे उनके अनलाइक में, मतलब उनके अलावा, उनके मतलब उनसे हट के, द पेनल कंसिक्वेंसेस अंडर वेज कोड आर नॉट स्ट्रिंजेंट। सबसे पहली बात कि ये पहले के जितने स्ट्रिंजेंट नहीं है, कठोर नहीं है। पहले काफी ज्यादा कठोर सजा दिया जाता था, अब ये इतने स्ट्रिंजेंट नहीं है। और जो इम्प्रिजनमेंट होगा, कैद की सजा होगी, वो सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ऑफेंस में ही होगा। पहली बार मान लो किसी ने ऑफेंस किया, उसके लिए क्या उसको जेल हो जाएगा? नहीं होगा, तो इम्प्रिजनमेंट उसको नहीं होगा। लेकिन सेकेंड या फिर सब्सिक्वेंट कर ही रहा है तो भैया वो भी नहीं मान रहा है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए ना, तो उसको बाद में कैद की सजा भी मिलेगी। लेकिन पहले इंस्टेंस में, फर्स्ट इंस्टेंस में अगर कोई बंदा ऑफेंस करता है उसको माफी दी जाएगी, उसको छोड़ा जाएगा, है ना। Further, the offences punishable under the wage code not being the offences punishable with the imprisonment only be compounded by a gazetted officer as appointment by appropriate government। तो अब जो है वेज कोड में अगर मान लो दोबारा किसी ने अगर हरकत कर दी तो उसको इम्प्रिजनमेंट, कैद की सजा भी मिलेगी, साथ में उसको हो सकता है और भी कोई पनिशमेंट मिल जाए, जैसे कि पैसे से रिलेटेड उससे कुछ मांग कर ली जाए, वो एक गैजेटेड ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, वो डिसाइड करेगा। सो ओवरऑल कोड ऑन वेजेस से इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा भी 3 और बिल्स हैं जो कि आज की डेट में कोड बन चुकी हैं, जैसे कि कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस 2020, इसके अलावा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 एंड लास्ट में कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन 2020। इन सबको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, ताकि इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन अगर ईपीएफओ के एग्जाम में आए तो आप बड़े आसानी से उसको कर पाओ, छूटे नहीं। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।